होने वाली है। 8 बजने के साथ ही दरअसल इस काम को शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और उसके बाद सभी जिलों में करीब 38 जिलों में 29 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और इन सभी 29 काउंटिंग सेंटर्स को डेटा कार्ड और इंटरनेट के जरिए जोड़ा गया है ताकि पल पल की जानकारी तुरंत इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे। और उसके साथ ही हम आपको ये बढ़त लगातार बताते रहेंगे। हमारे संवाददाता भी तमाम 38 जिलों में मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे रुझान बन रहे हैं, रुझानों का असर क्या होगा, कौन से नेता कहां आगे जा रहे हैं और साथ ही साथ इस पूरे विधानसभा के चुनावों का राष्ट्रीय स्तर पर अगर फर्क पड़ता है तो किस आधार पर पड़ता दिखाई देता है। तो मतगणना की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होती है। जाहिर सी बात है पोस्टल बैलेट्स इस बार बिहार में बड़ी संख्या में लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। ऐसे कई बिहार के लोग हैं जो कि दूसरे राज्यों या प्रांतों में रहते हैं। उन लोगों ने पोस्टल बैलेट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है और माना जा रहा है कि तकरीबन 7 से 10 लाख पोस्टल बैलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, खास करके अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें। उसके साथ साथ हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी एक ऐसा मौका है जब त्योहारों के वक्त बिहार में तमाम वो लोग जो दूसरे प्रांतों में काम करते हैं अपने घर को वापस जाते हैं और इस बार बड़ी संख्या में लोगों ने यह तय किया कि वो अपने राज्य में जाकर मतदान की प्रक्रिया में शामिल हों। और ये भी वजह मानी जा रही है कि वो तमाम परिवार जहां लोग शायद बाहर काम कर रहे हैं वहां महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकलकर उन्होंने मतदान किया है। 4% महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान बिहार में किया है, जो कि अपने आप में बिहार के लिए एक रिकॉर्ड से कम नहीं है। और यही वो वोट बैंक है जिसे लेकर दोनों गठबंधन, यानी कि आप महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। नीतीश कुमार का ये ट्रिकी भी है, बिल्कुल, बिकॉज 2010 में इन्हीं महिलाओं ने नीतीश कुमार को भारी बहुमत से जिताया था। आज भी महागठबंधन को भरोसा है कि जो ज्यादा महिलाएं निकली हैं वो पक्ष में निकली है। लेकिन आरएलएसपी नेता जो मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, अजय, इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने शराब की दुकानें ज्यादा खुला दी, पुरुष ज्यादा शराब पीकर आए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के लिए गुस्से में एनडीए के पक्ष में वोट डाल दिया। थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। क्रांति जी, हम दरअसल आपसे ये जानना चाहते हैं, जरा ये बताइए कि आज से 10 साल पहले क्या बिहार में साइकिल चलाती हुई बच्चियां आपको दिखाई देती थी, वो भी शाम में 7 से 10 बजे के बीच में? क्या 7 या 10 बजे के बीच में रात में बच्चियां साइकिल चलाकर बिहार में चल सकती थी? ये बदलाव, इसका श्रेय कम से कम मौजूदा सरकार को देना तो होगा कि उस माहौल को, तथाकथित तौर पर जिस जंगल राज की परिकल्पना हम लोग आज कर रहे हैं, उस माहौल को बदलने में नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका रही है। नहीं, लेकिन लालू यादव के कारण ही ऐसा माहौल था। और आज लालू यादव किसके साथ है? तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी अपने तमाम काम धंधे को छोड़ देंगे और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की तमाम बातों को सिर्फ सुनते रहेंगे, अपनी तमाम योजनाओं को छोड़ देंगे, अपनी तमाम क्रेडिबिलिटी को छोड़ देंगे? लालू प्रसाद बराबर के पार्टनर हैं और आज भी लोग, उनका मानना है लालू प्रसाद का कि हमारी ज्यादा सीट जीतेगा और जनता दल यू कम जीतेगा। तो आपको लगता नहीं लालू प्रसाद यादव के समझ में आ गया है कि आप ज्यादा दिनों तक डरा के इस तरह के, आपको आखिरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं देनी होंगी, रोजगार देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा? ये तो लालू प्रसाद यादव भी समझते हैं। लालू प्रसाद के को एक बात जान लीजिए, लालू प्रसाद की आदत ही ऐसी है कि लूटो और खाओ। अगर ऐसी बात की तो खैर उपेंद्र कुशवाहा तमाम नेता, देखिए तमाम नेता लेकिन वो सजा उपेंद्र कुशवाहा को आज तक कोई, लालू प्रसाद यादव के साथ सजा है। ये भारत का ही लोकतंत्र है। खैर चलिए, हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। अरुण पांडे जी, क्या आप आइए जरा, मैं क्षमा चाहता हूं, आइए जरा सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर के पास। मनोज झा जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, धीरेन्द्र, वो मांस पे आ गए। तो आप अगर देखेंगे इस तरह से चुनाव लड़ता है अलग अलग चरणों में, तो उसकी मान्यता पर भी सवाल उठने। अच्छा, बिहार का बेसिक मुद्दा आपको क्या लगा था? क्या है बिहार का मुद्दा? देश की लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही थी या बिहार की लड़ाई कहीं? देखिए, बिहार बहुत प्रगतिशील राज्य है, उसका अपना भी मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक न्याय के सरोकारों पर अगर कोई कुत्सित न, बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ये बिहार की अपनी लड़ाई। आपकी मदद की क्या मोहन भागवत जी बयान ने? मोहन भागवत जी के बयान से भाजपा और संघ का चरित्र उजागर हुआ और उस उजागर होने से हमारे लोगों में गोलबंदी हुई। लेकिन आप सुशासन बाबू के साथ हैं जो जंगल राज के लिए लड़ते रहे थे, आपको लगता है ये कहीं कन्फ्लिक्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगल राज
जिन लोगों ने हमें ये व्याकरण और ये संज्ञा दी है, उन्होंने उसका सिर्फ एक पहलू देखा है कुछ अरसे का। उसने पूरे व्याकरण सत्ता समीकरण बदल दिए, संसाधनों के वितरण के सवाल को बदल दिया। लोग इस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं क्योंकि ये उनकी यत्ता को भी, उनकी ऑटोनॉमी को भी चैलेंज करता है। आपको अपना आंकड़ा क्या है इस समय? 145 बेस फिगर, और ये कहानी कहाँ जाएगी हमें भी नहीं मालूम। तो मनोज जी का कहना है कि 145 बेस फिगर, हालांकि उनके नेता 190 से नीचे कम करने को इसको तैयार नहीं है। अभी कुछ ही देर बाद जनता जब बोलेगी तब दोनों में से किसका आंकड़ा सही रहेगा ये तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, पटना। और आइए अब आपको हम सीधे ले चलते हैं। रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पटना में। उनके साथ भी कुछ विशिष्ट मेहमान हैं। रजनीश, बिल्कुल, देखिए हमारे साथ अजवर शमसी साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजवर साहब, जिस तरीके से अभी मनोज झा बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि 145 बेस फिगर होगा और उसके ऊपर कहीं तक भी ये आंकड़ा जा सकता है। देखिए, वो लोग हताश और निराश हैं। अब हताशा और निराशा में वो कुछ कहते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने, बिहार की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में अपना मतदान किया है। ईवीएम की मशीनें खुल रही हैं। चंद देर की बात है, आप देखेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ और 150 प्लस में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हुकूमत बनेगी। क्योंकि बिहार के लोगों ने जिस चीज को देखा है, अब वो बिहार में जंगल राज 2 नहीं आने देना चाहते हैं। वो कह रहे जंगल राज 2 की ये बात नहीं है, बिहार की लड़ाई की बात थी और इसमें मोहन भागवत के बयान ने उनकी मदद की। आरएसएस और भाजपा का चरित्र उजागर हुआ। आज भी इन्हीं बातों को वो कह रहे हैं। देखिए, मैंने कहा उनके पास मुद्दे नहीं है। महागठबंधन मुद्दा विहीन है और मुद्दों से डाइवर्ट करके वो कभी डीएनए की बात करते हैं, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, कभी कास्ट क्लास की बात करते हैं, कभी वोट बैंक की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। विकास उनके एजेंडे में नहीं है, और जब विकास उनके एजेंडे में नहीं है तो वो मुद्दे जो हैं उन मुद्दों से डाइवर्ट करके लोगों का दिमाग घुमाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता ने अपना मन बना करके एनडीए को वोट किया है और 2/3। साहब, अपना नंबर बता दीजिए जी। 94 नहीं, अपना नंबर, कितना नंबर आएगा बीजेपी? 150 प्लस। 150 प्लस, इनका नंबर 150 प्लस और मनोज झा कह रहे हैं 145। रजनीश, एक सवाल जरा पूछ लीजिए उनसे कि अगर गौमांस और उसके साथ साथ बाहरी और तमाम तरह की जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार चुनाव की वजह से, बिहार में दादरी की गूंज आखिरकार किसने सबसे पहले शुरू की? क्या वाकई में ये लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी से हुआ या भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की वजह से हुआ, जिनको लगता है कि बिहार में इसके अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं था? शमसी साहब, आप मुद्दे को भटकाने का आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि दादरी का जो इशू था, गौमांस का जो इशू था, उस इशू को भाजपा के भी वरिष्ठ नेताओं ने अलग अलग मन से उठाने का काम किया? देखिए, दादरी का इशू एक स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और इस तरह से देश के अंदर बहुत सारे 40,000 दंगे इस देश में कांग्रेस रिजिम में हुए हैं। तो क्या वो दंगे सेकुलर थे? और अगर कोई मान लीजिए कि अगर एक आध बीजेपी के हुकूमत में होता है तो वो कॉमनल दंगे हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस को अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए और इसलिए वो आपने भी तो शमसी साहब यानी पूरे चुनाव को कम्युनलाइज करने की कोशिश की उन मुद्दों को उठाकर, जो आरोप आप लालू प्रसाद यादव पर लगा रहे हैं वो काम बीजेपी ने भी किया चुनाव में? बिल्कुल नहीं, बीजेपी ने कभी भी कास्ट और क्लास और कम्युनलाइज की राजनीति नहीं की है। बीजेपी ने डेवलपमेंट की राजनीति की है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर कोई, हम मुस्लिम हैं, हम रोजा रखते हैं मान लीजिए, और कोई रोजा नहीं रखता है तो उसका ये फर्ज है कि उसका वो सम्मान करे। गौ माता हमारे सम्मान के लायक है। बिल्कुल, अगर कोई सम्मान होता है तो हमारे साथ दिल्ली से अमितेश जुड़ चुके हैं, उनके साथ बीजेपी के खास मेहमान हैं। अमितेश, ये सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि साहब जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया, एक तरह से महागठबंधन को मॉरल जीत जो है उस बयान ने ही दिला दी थी, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जिस तरह से चुनाव की स्ट्रैटेजी तय करना चाहते थे उस बयान ने पूरी तरह से उनको सफल बना दिया। जी हाँ, एक सवाल है विजय शंकर शास्त्री जी, जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान आया था रिजर्वेशन को लेकर, कहीं ना कहीं पूरे चुनाव की दशा और दिशा बदल दी और टर्निंग पॉइंट साबित हुआ पूरे बिहार में। अगर बात करें तो उससे बीजेपी की रणनीति को धक्का पहुंचा और आरजेडी जो चाहती थी, लालू प्रसाद यादव जो चाहते थे, उस तरफ इलेक्शन को अगला पिछड़ा में कहीं ना कहीं मोड़ करके लिए गए। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मोहन भागवत जी ने जो भी कहा आरक्षण के संदर्भ में कहा वो एक सच्चाई कही और उससे हम लोग सहमत हैं, और उसका ऐसा नहीं कि कोई बुरा इम्पैक्ट रहा। नेताओं ने खासतौर से हमारे अपोजिशन यानी
लालू और नीतीश कुमार ने जरूर इसको एनकैश करने की कोशिश की, पर यह बात भी स्पष्ट रहा कि जो मोहन भागवत साल भर पहले ये कहते हो कि दलितों के लिए 100 चुनाव के वक्त ऐसा बोलना कहीं न कहीं नुकसान कर गया आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है और तमाम प्रश्न आते रहे, उसका उत्तर देते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने जो एक मुद्दा हमारा था विकास का मुद्दा, उसी पर अडिग और दृढ़ रही है और इसका परिणाम भी आया है। अमितेश, माफ कीजिएगा, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। दो रुझान अभी सामने आ रहे हैं, 243 सीटों की विधानसभा में दो रुझान अभी सामने आ रहे हैं और दोनों अलग अलग गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए, वहीं जेडीयू भी एक सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए। पहले रुझान सामने आ रहे हैं, दो रुझान अभी सामने आए हैं 243 सीटों की विधानसभा में और दोनों में अगर देखा जाए तो 50-50 का मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। एनडीए के खाते में एक, महागठबंधन के खाते में एक रुझान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने दर्शकों से हम बता दें, ये पोस्टल बैलेट की गिनती है जो अभी शुरू हुई है और जाहिर सी बात है बिल्कुल शुरुआती रुझान है, इसके आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अपने आप में जरा अतिशोक्ति होगी। लेकिन अभी जो पहले रुझान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एनडीए के पास अभी दूसरा एक और, यानी कि 2 और 1 के आधार पर अभी रुझान आ रहे हैं और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के खाते में फिलहाल 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जेडीयू के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हुई है क्योंकि आमतौर पर 8 बजे जो गिनती शुरू होती है तो सबसे पहले आधे घंटे में पोस्टल बैलेट्स की ही गिनती शुरू होती है और उसके आधार पर मतगणना आगे बढ़ती है। बिल्कुल। और एक बड़ी खबर अजय ये आ रही, अभी नतीजे भी सामने नहीं आए हैं लेकिन मांझी ने अपना दाव चली दिया, आखिरकार दिल की जो बात थी उन्होंने सामने रख दी कि सीएम बनने से मैं पीछे नहीं हटूंगा और वो जानते हैं तो बीजेपी को मजबूर कर सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक स्थल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जब तिनके की तरह मांझी को बाहर फेंका गया तो मेरा दिल बहुत रोया था उस दिन, तो ये कहेंगे तब रोया था। अब आपके पास मौका, मुझे बना दीजिए, अपने दिल को खुश कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मांझी का ये कहना, और वो भी मतगणना से ठीक पहले, कि अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो वो पीछे नहीं हटेंगे, हर हालात में मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार रहेंगे, प्रदर्शित करता है कि कैसे जीतन राम मांझी जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और आखिरी लम्हे तक सीट को लेकर उनकी और अमित शाह की काफी अनबन भी होती दिखाई दे रही थी। 25 से कम सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे और अंततः भारतीय जनता पार्टी को वो 25 सीटें जीतन राम मांझी को देनी ही पड़ी। 20 सीटों पर बात पहले बनती दिखाई दे रही थी लेकिन अंततः 5 और सीटें और 4-5 कैंडिडेट उन्होंने दिए। लेकिन अजय, स्ट्राइक रेट ये कह तो अच्छा रहे कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अमित शाह दिल्ली में बुलाकर इन सबसे पूछेंगे बैटिंग में स्ट्राइक रेट क्या रही और जिनकी स्ट्राइक रेट खराब रही है अगली बार से मुझे नहीं लगता उन्हें ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर उतारा जाएगा। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि जीतन राम मांझी ने मतगणना से ठीक पहले अपने मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को किस तरीके से पेश किया। अगर ऐसी कहीं परिस्थिति हो गई कि लोग कह सकते हैं कि जीतन मांझी ही बने मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार से तो हम आवेदन नहीं देने गए थे, बने तो काम किया। उसी प्रकार से इधर भी अगर कुछ बात हो जाएगी तो हम उससे हटेंगे नहीं, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले तो उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अपने बयान के साथ जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री पद की अपनी उम्मीदवारी सामने रख दी है। अरुण जी, बहुत छोटा सा जवाब इस सवाल का, जो अभी मतगणना की प्रक्रिया है, 3 सीटें रुझान के आधार पर एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रहे हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी का भी खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि मांझी फैक्टर वाकई में बिहार में काम करेगा? क्योंकि अगर हम मध्य बिहार की बात करें तो वहां मांझी जो जाति के आधार पर जीतन राम मांझी के पीछे दिखा, लेकिन उत्तर बिहार में ये जादू नहीं दिख रहा था। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये वाकई में फलित होगा जिस तरीके से उन्होंने दाव खेला जीतन राम मांझी पर? नहीं, मेरा आकलन ये है, जो मेरा फीडबैक ये है कि न सिर्फ मगध में मांझी फैक्टर पूरे बिहार में काम किया है और जो 21 सीट के लिए वो लड़ रहे थे उनके 5 लोगों को भाजपा के ही सिंबल पर लड़े हैं, मतलब उनके 5 कैंडिडेट को एडॉप्ट कर ली भाजपा ने। तो मेरा फीडबैक है कि ये जो 3 सहयोगी हैं भाजपा में, उसमें सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट मांझी का ही रहने वाला है, इसलिए कि उनके 12 सीटिंग एमएलए और पूर्व मंत्री लड़ रहे थे, उनकी अपनी जमीन रही है, राजनीतिक जमीन रही है। इसलिए जो 3 गठबंधन है उसमें मैं आपको बताऊं कि 83 सीट में
चुनाव के पहले हम लोगों का आकलन ये था कि आप 40 से 50 तो माइनस कर दीजिए। वो जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस को 40 सीट देकर के आसानी से उनकी थाली में परोस दी गई है, वैसे ही मैं मानता हूं कि एनडीए के जो 3 सहयोगी दलों के लिए 83 सीट दी गई थी, उसमें 40 से 50 ऐसी आसान सीटें थी जहां की महागठबंधन के लिए वो सीट आसान दिखी, सॉफ्ट सीट हो गया था। और ये मैं अमित शाह से भी इंटरव्यू में मैंने ये बात पूछी थी। नेचुरल है कि कोई पार्टी चुनाव में जाने से पहले 83 सीट दी गई थी, उसमें 40 से 50 ऐसी आसान सीटें थी जहां की महागठबंधन के लिए वो सीट आसान दिखी, सॉफ्ट सीट हो गया था। और ये मैं अमित शाह से भी इंटरव्यू में मैंने ये बात पूछी थी। नेचुरल है कि कोई पार्टी चुनाव में जाने से पहले पार्टी आपकी बातें सामने नहीं रखती, तो अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं तकरीबन 7 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन के खाते में 4 सीट अभी फिलहाल जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसे रुझान अभी तक नहीं आ रहे हैं। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये शुरुआती रुझान है जो अभी पोस्टल बैलेट्स के आधार पर जा रहे हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने 157 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। एलजेपी अभी खाता नहीं खोल पाई है, आरएलएसपी अभी खाता नहीं खोल पाई है, जबकि एचएएम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है उसने अपना खाता खोला है। दूसरी तरफ जेडीयू के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और आरजेडी के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल अभी जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें रुझानों के आधार पर बहुत थोड़ी सी बढ़त महागठबंधन को है। लेकिन क्या यही स्थिति रहेगी? क्या वाकई में इसे कांटे की लड़ाई कहा जा सकता है जिसके आधार पर जो आप तमाम आपने ओपिनियन पोल के आधार पर देखा, जिस तरीके से एग्जिट पोल आया, न्यूज नेशन ने भी अपना जो एग्जिट पोल दिखाया उसके आधार पर भी ऐसा लग रहा था कि बहुत कांटे की मुकाबला यह होता दिखाई दे रहा है। आइए जरा वॉर रूम चलते हैं ये समझने के लिए कि शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर 8 सवा 8 बजे के आसपास तो रुझान आने शुरू भी नहीं होते थे आज से तकरीबन 5 साल पहले। लेकिन ऐसा क्या बदल गया है पिछले 5 साल में कि अचानक मतगणना शुरू होती है और उसके साथ ही रुझान आने शुरू हो जाते हैं? विवेक जी बिल्कुल, ईवीएम मशीनों का कमाल है। 62,780 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया जिसमें लोगों का मत कैद है और जिसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान आते साथ वॉर रूम में जो उत्साह है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है और वॉर रूम ही क्यों गए, पूरे बिहार में, पूरे देश में इस वक्त उत्साह है बिहार चुनाव को लेकर। पुर्नेंदु हमारे मित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पुर्नेंदु, शुरुआती रुझान हमें मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए, अभी पोस्टल बैलेट की अभी काउंटिंग हो रही है। 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। ईवीएम जो खुलेगा वो 8:30 के बाद होगा। तो ये पोस्टल वो है, उनके रुझान आने शुरू हुए हैं। 8:30 के बाद जो हमें जो असली जो वो है वो हमें पता चलेगा 8:30 के बाद। अच्छा, कुछ सीटों की बात करें जहां मुकाबला कांटेदार हो सकता है या फिर कुछ वीवीआईपी कैंडिडेट्स जहां पर पूरे देश की नजर है? देखिए, सबसे ज्यादा तो नजर है वो लालू यादव के 2 बेटों पर है। तेज प्रताप यादव जो महुआ से खड़े हुए हैं और तेजस्वी यादव जो राघोपुर सीट से, इन 2 सीटों पर बहुत ज्यादा नजर है। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी है वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं। इमामगंज और गया की एक दूसरी सीट है महबूबनगर से। तो इन सीटों पे बहुत लोगों की नजर लगी हुई है। विवेक, एक सवाल हमें इस बात को समझना जरूरी है कि पोस्टल बैलेट में जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, ऐसा माना जाता है कि वो तमाम लोग जो बिहार के बाहर हैं आमतौर पर वही पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ऐसे में एनडीए की बढ़त कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी, वो बढ़त बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है। ये बात जरा आश्चर्य करने वाली है। बिल्कुल। पुर्नेंदु, ये बताइए कि पोस्टल बैलेट, क्योंकि ज्यादातर बिहार से बाहर के लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, तो अजय जी का ये सवाल है कि इसमें बढ़त बीजेपी के पास होनी चाहिए। देखिए, अभी सिर्फ 10 सीटों का रुझान आया था। 10 सीटों में कौन आगे पीछे इससे अभी हम तय नहीं कर सकते। जब तक 50 या 100 सीटों का रुझान आ जाए फिर हम तय कर पाएंगे कि किसको एक ट्रेंड लीड मिल रहा है। बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार करना होगा अजय जी। इसके बाद तस्वीरें कुछ साफ होती नजर आएंगी, थोड़ा वक्त और लगेगा और वॉर रूम में एक एक अपडेट हम आप तक सबसे तेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद विवेक, और हम आपके पास दोबारा आएंगे। अभी हम अपने दर्शकों को यह बता दें 11 सीटों के रुझान आते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 6 एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है और 5 महागठबंधन के खाते में सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर ताकीद कर दें, यह शुरुआती रुझान है जो कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं जेडीयू के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं, आरजेडी के खाते में 1 सीट और उसी तरीके से एलजेपी के खाते में 1 और एचएम के खाते में 1, यानी कि और कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कांटे का मुकाबला हो सकता है अगर यही रुझान लगातार बने रहे। आइए चलते हैं सीधे पटना। रजनीश इस वक्त हमारे साथ हैं। रजनीश, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं। 4 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है और हमारे हिसाब से 6 सीटों पर एनडीए। क्या यही ट्रेंड बना रहेगा?
बिल्कुल, देखिए एक तो ट्रेंड पर, और एक और बात मैं बता दूं कि अभी जीतन राम मांझी की बात हो रही थी। मखदूमपुर का वो इलाका जहां से योगेंद्र पासवान जो हमारे साथ हैं, बीजेपी को जब चुनाव वहां से लड़ना था तो ये वहां से कैंडिडेट होने वाले थे, और अब जीतन राम मांझी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक तो क्लेम किया है मुख्यमंत्री बनने को योगेंद्र जी, और दूसरा सवाल ये है कि अभी जो ट्रेंड है उसमें 2 सीट से आप लीड कर रहे हैं, 4 और 6 का डिफरेंस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता विकास के रास्ते पे चल चुकी है। विनाशकारी और अहंकारी को अंत करने के लिए बिहार की जनता आगे बढ़ चुकी है, और ये दोनों का अंत होगा और एनडीए का जीत होगा। मांझी जी जिस तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? भाजपा संसदीय दल तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, यह संसदीय दल तय करेगा। चलिए, संसदीय दल तय करेगा। और जिस तरीके का माहौल अभी बीजेपी दफ्तर में है, एक बार आपको हम वो भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से अब कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, नारेबाजी शुरू हो गई है, भीड़ बढ़ने लगी है, और बदलते ट्रेंड के साथ जो तमाम लोग हैं वो तेजी से यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। हम जो तमाम यहाँ पर देखिए जो नारेबाजी है, किस तरीके से पार्टी ऑफिस में अब रौनक आने लगी है, और हर ट्रेंड के साथ अब कार्यकर्ताओं की भीड़ भी पार्टी ऑफिस में बढ़ेगी। बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास दोबारा आते हैं। ये अभी आपको हम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर, जो कि पटना स्थित है, और वहां पर अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है। ये बात अलग है कि अभी शुरुआती रुझान ही आ रहे हैं, और ये पोस्टल बैलेट्स हैं जिसकी गिनती हो रही है। 6 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता दिख रहा है, और महागठबंधन 5 सीटों पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, ये रुझान है, बदल सकते हैं, तस्वीर भी बदलती दिखाई दे सकती है। और दोनों जगहों पर अगर आप देखें, नीतीश कुमार के घर के बाहर, जो कि वहीं लालू प्रसाद यादव से बस 2 घर अलग उनका घर है, उसके बाहर अगर आप देखें तो वाकई में कार्यकर्ताओं का कोई भी जमावड़ा वहां नहीं होता दिख रहा है। जबकि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर हमने ये तस्वीरें देखी, और हमारे तमाम संवाददाता पल पल की जानकारी भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 8 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता दिख रहा है, और महागठबंधन 7 सीटों पर। ये पोस्टल बैलेट की एक तरह से रुझान सामने आ रहे हैं। राघवपुर से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। शायद लालू प्रसाद यादव की नींदें बहुत हराम हो जाएंगी अगर उनके दोनों बेटे या तो हार गए या पीछे चलते हुए दिखाई दिए। अजय, सुबह लालू प्रसाद यादव जब सुबह आए, गुड मॉर्निंग उन्होंने की पत्रकारों से, बोले कि मैं रात को बहुत चैन से सोया हूं। मुझे नहीं लगता वो चैन से सोए होंगे। और मीम अफजल साहब इस वक्त हमारे साथ रमेश जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। मीम साहब, जाहिर सी बात है, अगर अभी हम सीटों की बात करें तो आपकी टिप्पणी यही होगी कि बस कुछ ही देर का इंतजार। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा गया, और कांग्रेस ने दरअसल 2 लोगों के साथ अपने आप को साथ रखा, एक नीतीश कुमार और दूसरा लालू प्रसाद यादव। ये दोनों नेता पिछले चुनाव तक आपके लिए बस दुश्मन तो ना कहें, लेकिन प्रतिद्वंदी के तौर पर बहुत आगे थे। सब कुछ बदल गया, चुनाव में सब कुछ संभव है। तो अब आगे की राह क्या होगी? क्या आप लोग इसी तरह के गठबंधन के साथ आगे बढ़ते दिखाई देंगे उन तमाम राज्यों में भी जहां आपका अस्तित्व लगभग नगण्य होता दिखाई दे रहा है? मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं उसी तरीके से पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। देखिए, गठबंधन की जो राजनीति है वो 1989 में शुरू हो गई थी, और 1991 में भी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी सेंटर में, तो गठबंधन की ही सरकार थी, आपको याद होगा। तो गठबंधन का ताल्लुक से कांग्रेस ने हमेशा जो हालात है उनके मुताबिक हमेशा काम किया है। लेकिन एक बात का इसमें हमेशा उसने ख्याल रखा है कि वो उन फोर्सेस के साथ कभी नहीं गई जो डिवाइसिव फोर्सेस थे, और जिनके ऊपर काफी दाग धब्बे। अगर आप क्षमा करें मीम साहब, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि अगड़ा बनाम पिछड़ा करने वाले लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार जो बार बार कह रहे हैं कि हम अति पिछड़े वर्ग की ही बात करते दिखाई देंगे, ये भी एक तरह से समाज को बांटने का रास्ता नहीं है क्या? जिस तरीके से बिहार के इस पूरे चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा लालू प्रसाद यादव ने बना दिया, क्या ये अपने आप में बिहार के समाज को बांटने का एक जरिया नहीं है? देखिए, अगर आप ये बात कहेंगे तो दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कुछ भी किया है वो भी बांटने वाली राजनीति थी, और बांटने वाली राजनीति अगर अगला बनाम पिछड़ा होती है तो मेरे ख्याल में वो राजनीति कम्युनल राजनीति से, जो फिरका परस्ती की राजनीति है, जो रिलीजन के नाम पर बांटने का काम करती है, वो किसी हद तक जायज इसलिए कही जा सकती है, वो कमजोर तबकात की बात करते हैं। इसलिए
ये इल्जाम लगाना कि लालू जी ने बांटा है और भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है या उनके गठबंधन ने जोड़ा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ लालू जी का प्लान हमेशा से रहा है। महागठबंधन की नीतीश कुमार जी के ऊपर में कांग्रेस के लिए क्या कुछ है, क्या कुछ आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो राघोपुर से आ रही है। शुरुआती रुझान जो हमें दिखा रहे हैं, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे पीछे चल रहे हैं। और हालांकि कई लोग ये भी कह रहे थे कि अगर महागठबंधन जीत गया, लालू प्रसाद यादव के बेटे हार गए, तब क्या होगा, क्योंकि उनकी सारी कोशिश है कि वो अपने बेटे को सेट कर दें बिहार की पॉलिटिक्स। जाहिर सी बात है एमएलसी का रास्ता है और उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर और अभी जैसा कि हमने आपको दिखाया मखदुमपुर की सीट से जीतन राम मांझी अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं, लीड बनाए हुए हैं। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और अभी 22 सीटों के रुझान आ रहे हैं जो कि अपने आप में एक तरह से कहा जाए तो अप्रत्याशित है। एनडीए 12 सीटों पर आगे चल रहा है और महागठबंधन 10 पर। स्थिति लगातार कांटे का मुकाबला बना ही हुआ है और ऐसी स्थिति में जेडीयू 7 सीटों पर आगे चल रही है, आरजेडी 2 सीटों पर, कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आगे है, एलजेपी 1, आरएलएसपी 1 और एचएम 1 सीट पर आगे है। गिरिजा जी, जो अभी रुझान आ रहे हैं, मान लीजिए कि अगर यही स्थिति रही तो क्या ये हम कह सकते हैं कि इस कांटे के मुकाबले में अंततः लगभग शायद 10 या 11 बजे के आसपास 200, 400, 500 वोट के मार्जिन पर दरअसल सीट का निर्धारण होता दिखाई देगा? अभी जो ट्रेंड है बहुत शुरुआती ट्रेंड है, इसलिए बहुत कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से 10, 12 या 8 और 7 सीटों के बीच में दोनों पार्टियां चल रही हैं, उससे ये बात तो बहुत साफ दिखता है कि कहीं न कहीं टक्कर बहुत कांटे की है जी। और बहुत सारी सीटों पर यह हो सकता है कि निर्णय बहुत कम वोटों से हो और किसी भी पार्टी के आगे जाने की गुंजाइश बनी हुई रहेगी। और इस ट्रेंड के चलते हम बहुत लंबे इंतजार के बाद ही कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर आप जी बिहार की पॉलिटिक्स को देखें, इस बार पूरी तरह से एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट था, 2 गठबंधनों के बीच का मुकाबला था। पटना का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना में क्या कुछ महसूस आप कर रहे हैं, वहां के लोग किस तरह से इन नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, उनके दिल में क्या सुगबुगाहट है नतीजों को लेकर? मधुरेंद्र, देखिए, जिस तरह के कांटे की टक्कर की स्थिति लगातार दिखाई दी, आज भी हालत वही है। ये जो हम मौजूद हैं इस वक्त पटना की सबसे प्रमुख सड़क है जिस पर बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों ही पार्टियों के दफ्तर हैं। लेकिन हालत यह है कि नतीजों पर चिपकी हुई निगाहें हैं और यही वजह है कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता इस वक्त आपको सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस किसी पार्टी के भीतर नहीं है कि हम जीत कर आ रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। और यही वजह है कि सड़क पर सामान्य सी जिंदगी दिखाई दे रही है और हर व्यक्ति जो है वह रुझानों पर इस वक्त नजर टिकाए बैठा है। और उसके बाद ही सड़क पर वो दृश्य उभर कर आएगा जब एक माहौल किसी भी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में खड़ा दिखाई देगा। इससे ठीक पहले धड़कनें सबकी बढ़ी हुई है। और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि पटना के तमाम हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है कि वहां पर स्पेशल बेड्स रखे जाए। ऐसे नेता हैं जो कि बीमारियों के चलते जिनका ब्लड प्रेशर अप है और डायबिटीज के लिए जो है शुगर अप है, उनको एडमिट किया जा चुका है। और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है आईजीआई, उसमें भी कहा गया है कि आईसीयू वार्ड तक खाली रखा जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा अस्पतालों में बेड्स कम पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कोई खास इंतजाम भी करने पड़े होंगे। और जाहिर बात है, बहुत अच्छी बात बताई मधुरेंद्र ने कि साहब ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है और इतने दिनों से आप हैक्टिक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने लिए समय नहीं मिला। लेकिन देखिए अजय, रुझान बहुत तेजी से बदल रहे हैं। वही बहुत आश्चर्यजनक है कि दरअसल 60 सीटों से ज्यादा का रुझान सामने आ चुका है। 34 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और महागठबंधन के खाते में 29 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। 17 सीटों पर जेडीयू आगे है, आरजेडी 10 सीटों पर आगे है, बीजेपी 28 सीटों पर आगे है, एलजेपी 2। और उसके हिसाब से अगर इस रुझान को अगर हम देखें, गिरिजा जी, मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिस बढ़त के साथ आगे चल रही है और दूसरी तरफ जेडीयू, तो क्या ये माना जाए कि ये पूरा का पूरा मुकाबला, अगर इसी तरीके के रुझान आगे आते दिखाई दिए, पूरा का पूरा मुकाबला जेडीयू बनाम बीजेपी केंद्रित होता दिखाई देगा? नहीं, ये तो चुनाव के अब देखेंगे शुरुआती दौर से ही ये बिल्कुल बाइपोलर था और ये पूरा का पूरा चुनाव जो है
वो हालांकि बीजेपी और वर्सेस जो गठबंधन है वो मान लें, लेकिन उस गठबंधन में बड़ा चेहरा वो नीतीश कुमार रहा है और पूरा का पूरा चुनाव नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी। तो ये पूरा जो रिजल्ट आएगा वो कहीं न कहीं इन्हीं दो चेहरों के इर्द गिर्द सिमटा रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यहां पर यह हुई गिरिजा जी कि नीतीश कुमार ने अपने खिलाफ 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है उसे पनपने ही नहीं दिया और वो कुल मिलाकर सुशासन, विकास और डेवलपमेंट की बात करते रहे, जो कि उनके पक्ष में जाता रहा। ये कहीं ना कहीं क्रांति साहब आपको लगता है ये तो कम से कम आप कहेंगे नीतीश कुमार के पक्ष में गया कि लोगों ने माना कि हां, जैसा कि अजय ने भी कहा कि 10 साल में विकास तो हुआ है, आप उस चीज को कम से कम दरकिनार नहीं कर सकते। तो अभी परिणाम बता देगा कितना विकास हुआ है। कुशवाहा साहब का स्ट्राइक रेट क्या रहेगा, थोड़ा आप मुझे बता दे तो। नहीं, हम लोग अच्छे रहेंगे। अच्छे रहेंगे। आइए आपको ये तस्वीरें जरा दिखाएं रमेश। लालू 10 साल में विकास तो हुआ है, आप उस चीज को कम से कम दरकिनार नहीं कर सकते। तो अभी परिणाम बता देगा कितना विकास हुआ है। कुशवाहा साहब का स्ट्राइक रेट क्या रहेगा, थोड़ा आप मुझे बता दे तो। नहीं, हम लोग अच्छे रहेंगे। अच्छे रहेंगे। आइए आपको ये तस्वीरें जरा दिखाएं रमेश। लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर मिठाई लेकर उनके तमाम समर्थक पहुंच रहे हैं। रुझान चाहे जो कुछ भी इंगित करते दिखाई दें, लेकिन महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इस बार बिहार में उनकी सरकार बननी तय है। अब ये निश्चिंतता कितनी देर तक बनी रहेगी इसके बारे में जाहिर सी बात है हम चर्चा कर सकते हैं। अभी 7 सीटों का अंतर है, जो शुरुआती रुझान है एनडीए 36, महागठबंधन 29, और अगर यही रुझान रहा तो इसका मतलब बीजेपी ने पटाखे जलाने का मौका मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात यहां हमें गौर करनी होगी कि अभी उन तमाम जिलों से रुझान नहीं आ रहे बिल्कुल, जो दरअसल पटना से कहीं ज्यादा आगे हों। बिहार में इस बार जो मतदान हुआ है उसमें एक चीज बहुत प्रबलता से दिखाई दी कि शहरी इलाकों में एनडीए का वर्चस्व ज्यादा दिखाई दिया, यानी कि लोग एनडीए और बीजेपी के बारे में ज्यादा चर्चा करते दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही आप शहरों से निकलकर गांवों का रुख करें, वहां महागठबंधन का जोर और जातीय आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण होता कहीं बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। अरुण जी, ये जो ध्रुवीकरण हुआ है कि आप शहर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होता दिखाई दिया, गांव अभी भी पारंपरिक तरीके से ही सोच रहा है, क्या यही बिहार की वास्तविकता बनी रहेगी? नहीं, ये पूरे देश की वास्तविकता है। भाजपा तो शहर में उसका इन्फ्लुएंस रहा करता है, पूरे देश में यही चरित्र है। ये 10 साल में जो नीतीश जी के साथ भाजपा रही तो उसका गांव तक पेनिट्रेशन हुआ और उसका असर था कि पिछले चुनाव में जो 115 सीट जदयू और 91 सीट भाजपा ने जीती थी। तो ये तो ट्रेंड जब भी होगा तो शहरों में इन्फ्लुएंस बीजेपी का होता है, और ये इस बार भी जो आप देख रहे हैं शहरों में वो स्थिति बिल्कुल वही दिख रहा है। बिल्कुल। मीम साहब, एक सवाल यहां आपसे इस संबंध में बनता है, कांग्रेस ने आखिरकार, आपने गठबंधन किया, उसके आधार पर आप इस चुनाव को लड़े, लेकिन कांग्रेस के पास अपील के तौर पर क्या रहा? क्या सिर्फ सांप्रदायिकता का मुद्दा? आप किसी नेता को वहां प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, आपका वहां कोई बहुत बड़ा बेस नहीं दिखाई दिया? क्या सिर्फ गठबंधन में साथ रहना और लोगों को एकजुट करना, इसके अलावा कांग्रेस की कोई और भूमिका बिहार में नहीं रही? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये परसेप्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और कांग्रेस ने इस गठबंधन में शामिल होकर के एक परसेप्शन दिया बिहार में कि बिहार में कांग्रेस उन तबकात के साथ खड़ी है जो कमजोर हैं, गरीब हैं और जिनको हमेशा वंचित समझा गया है। इसलिए मैं समझता हूं ये परसेप्शन देना ही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। विकल्प क्या था? जाहिर है कि पिछले चुनाव में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अच्छा, विकल्प जो था वो हमने इसको एक्सेप्ट किया, यही विकल्प था जो आज आप देख रहे हैं सामने। विकल्प मजबूरी बन गई थी आपकी। बिल्कुल। और भीम साहब, इसके साथ साथ एक बात और, क्या ये आप लोगों की अतिशोक्ति नहीं है कि आप दरअसल मानते हैं कि सेक्युलर स्टैंप लगाने का एक तरह से अधिकार या एकाधिकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री इस बात की गवाह है, हमें चाहे नुकसान हुआ हो चाहे फायदा हुआ हो, लेकिन हमने अपने प्लान को कभी नहीं छोड़ा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी अगर मैं ईमानदारी से कहूं कि जो उनका प्लान है उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा कभी, वो हमेशा वही बात करते हैं। इस चुनाव में विकास से उन्होंने अपनी बात शुरू की और आखिर में आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि किस हद तक वो चले गए। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, इसलिए मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि मैं ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। क्या कांग्रेस 80 के दशक को भूल गई है, जब उत्तर प्रदेश में दंगे की राजनीति हुआ करती थी?
क्या कांग्रेस बिहार शरीफ के दंगों को भूल गई है? उस वक्त कांग्रेस का शासन था बिहार में। क्या जमशेदपुर में जब बिहार और झारखंड एक साथ हुआ करते थे, जमशेदपुर और तमाम अन्य जगहों पर जो दंगे हुआ करते थे, उस वक्त भी कांग्रेस का शासन हुआ करता था? क्या उस वक्त दंगों की राजनीति नहीं होती थी? सेक्युलर स्टैंप क्या वाकई में, आप ईमानदारी से कहिए, क्या सेक्युलर स्टैंप लगाने का एकाधिकार कांग्रेस के पास होना चाहिए? नहीं, मैं स्टैंप लगाने की बात ही नहीं कर रहा हूं अजय जी। आपने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से उसी की तरफ से सवाल पूछता हूं जी। मुझे लगता है कि आप ज़हनी तौर पर कभी वो सवाल पूछ ही नहीं सकते, वो आम आदमी से वो लोग पूछते हैं या आम आदमी को फीड करते हैं। जहां तक आपने कहा, देखिए कांग्रेस का रूल ज्यादा रहा है और दंगे आज से नहीं 1947 के बाद से सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हुए हैं जी। और दंगे कराने वाले कौन लोग थे, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। आप एक बात देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो अचानक दंगे कम हो जाते हैं, इसको उनका क्रेडिट समझा जाता है। जबकि मैं ये समझता हूं कि जब तक वो पावर की राजनीति से बाहर रहते हैं, उनका तरीकाकार यही होता है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भी और समाज को डिवाइड करने के नाम पर भी। आज भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 1984 में क्या हुआ, राजीव गांधी का वो बयान, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ऐसे तमाम बातें हैं। सुब्रतो मुखर्जी, अगर अभी जो रुझान है वो तो एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं, हालांकि ये शुरुआती रुझान है। जैसा अजय ने कहा, उन इलाकों की जब मतगणना सामने आएगी, वहां से जब वोटिंग काउंटिंग शुरू होगी तो ये तस्वीर बदल भी सकती है। लेकिन आने वाले समय में अगर जैसा कि एग्जिट पोल महागठबंधन के पक्ष में दिखा रहा है, क्या बीजेपी आने वाले समय में फिर से नरेंद्र मोदी के ऊपर दांव खेलने की हिम्मत दिखा पाएगी अगर ये बिहार का नतीजा उनके पक्ष में नहीं जाता तो? देखिए, अभी तक तो जो बाहरी जो वोट गिना जा रहा है वो तो एनडीए के पक्ष में जाने का करीबन निश्चित था, क्योंकि शहर के लोग ही छोड़ के गए हैं, गांव के लोग कम होते हैं, शिक्षित होते हैं और वो जैसा उनका एक कॉमन ट्रेट होता है। अब आपने बताया मोदी के बारे में, देखिए हमारे देश में अभी बिहार के बाद जो चुनाव आने वाले वो बंगाल है। बंगाल में तो मोदी के कुछ खास चलेगी नहीं, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा, तमिलनाडु आएगा, उधर भी बीजेपी का कुछ प्रयास नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो पंचायती के जो चुनाव हुआ है जी आपका उत्तर प्रदेश में, उधर मायावती उभर के आई है और करीबन ये तय है जो अगला मुख्यमंत्री मायावती बनेगी उत्तर प्रदेश की। इस स्थिति में मुझे लगता है जो पंचमरी में कांग्रेस ने जो किया था और शिमला में जो बाद में है, बीजेपी को काफी मॉडेस्ट रोल प्ले करना पड़ेगा। उनको मानना पड़ेगा कि हमारी जो प्रेजेंस है वो, हालांकि केरल में अभी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी उत्साहित है। हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, रुझान बड़ी तेजी से आ रहे हैं और आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 46 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, महागठबंधन के खाते में 32 सीटें जाती दिख रही हैं, जेडीयू 20 सीटों पर आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों पर आगे चल रही है। एलजेपी 3, आरएलएसपी 2 और एचएम 2 सीटों पर। दूसरी तरफ आरजेडी 10 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। और हम ये भी थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे आंकड़ा कि किस तरफ अगर राज्य भर देखा जाए तो किस इलाके में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, किन किन इलाकों में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो लोगों को प्रभावित किया है। दूसरी तरफ अगर वोट बैंक की राजनीति के आधार पर देखें तो लालू प्रसाद यादव ने इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने के साथ साथ मुसलमानों और यादवों के गठबंधन को, जिसके MY कॉम्बिनेशन कहा जाता है, उसे लेकर आगे चलने की बात कही थी और इसी आधार पर चीजें चल रही थी। लेकिन ये अंतर लगातार बढ़ रहा। हालांकि हम मानते हैं कि बैलेट बॉक्स में जो वोट पड़ते हैं वो शहरी हैं, ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में पड़ते हैं जी। लेकिन अगर ये मेंटेन रहा तो वाकई एनडीए जो जिस तरह से अपने आकलन को लेकर चल रही थी वो सच हो सकता है, आगे बढ़ी दिखाई दे सकती है। 130 या 135 सीटें एनडीए के खाते में जा सकते हैं। आइए चलते हैं, हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी मौजूद हैं, अमितेश हमारे संवाददाता उनके साथ हैं। अमितेश, श्रीकांत लगभग पूरे समय, लगभग 1.25 महीने के आसपास बिहार में रहे, तो क्या है उनका अब का आकलन, क्योंकि अब तो वाकई में घड़ी आ चुकी है जबकि सब कुछ सामने है। जी हाँ, बिल्कुल। श्रीकांत शर्मा, पूरे चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इनके जिम्मे थी और बिहार में लगातार 1 महीने तक कैंप किए, पूरा मीडिया मैनेजमेंट इनके जिम्मे था। इनसे ही बात करते हैं। श्रीकांत जी, आपने 1 महीने तक बिहार में पूरा समय दिया, इस समय जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके बेसिस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किधर जा रहा है रुझान? देखिए, बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जो वहां पूरा समय उन्होंने दिया, मैं अकेला कार्यकर्ता नहीं था, पहले तो मैं स्पष्ट करूं।
पूरी टीम हमारी काम करती है। और मैंने पहले भी कहा था, और मैं कल रात को परसों भी अजय जी के साथ था, तो मैंने ये कहा कि बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन बिहार के लोगों की आंखों में दिख रहा था। और पॉलिटिकली बहुत साउंड है बिहार के लोग। लोग पूछते हैं सवाल, वो कई पूछते थे लेकिन जवाब भी वो 4 तरीके से देते थे। तो मैं मानता हूं कि लोग बदलाव चाहते हैं। और हमने जो एक अपील की थी कि भाई बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में ओवरऑल जो पूरे देश की जनसंख्या, उसका 42% जनसंख्या वहां है। तो जब आप डबल डिजिट की जीडीपी की बात करते हैं तो तब तक इन राज्यों का विकास नहीं करेंगे, वहां एक स्थायी और करप्शन और क्राइम फ्री सरकार वहां नहीं होगी, तब तक ये जो डबल डिजिट का जो आकलन केंद्र सरकार का है वो पूरा नहीं होता है। अमितेश, डबल डिजिट तो ऑलरेडी बिहार ने ग्रोथ हासिल किया है। जी हाँ, स्टूडियो से सवाल है, रमेश भट्ट सवाल कर रहे हैं कि डबल डिजिट हमने पहले भी हासिल किया है, अगर इसकी बात अगर कहा जाए तो। अब पहले तो मैं नहीं मानता कि मेरी तो याददाश्त में नहीं है कि कब आपने जीडीपी में डबल डिजिट हासिल किया था। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, 14% ग्रोथ था इकोनॉमी पे, लेकिन 10 साल में कांग्रेस बिहार के संदर्भ में है कि बिहार में 14% ग्रोथ रहा था। मैंने केंद्र के बारे से कहा था 16% रहा था। मैं वैसे तो रमेश जी बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन 16% था। और नीतीश जी ने जैसे ही लालू के हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया वो 8% के आसपास आ गया। तो अच्छा, ये एक फैक्ट है, ये स्टेट का है। मैं केंद्र के बारे में बात ये सवाल पूछिए कि जो 4% रुझान उसके बेसिस पर कहाँ 4% पहले दिन से हमारा मानना था महिलाओं ने जो ज्यादा मतदान किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि महिलाओं को आकर्षित कर पाए हैं और इसमें करिश्मा के तौर पर नरेंद्र मोदी की एक तरह से छवि काफी ज्यादा मददगार रही है? किसके पक्ष में रहा है, ये सवाल है अजय कुमार जी का। देखिए अजय जी, आपका ओपिनियन पोल भी आया, आपका जो एग्जिट पोल है वो भी आया, और आप एग्जैक्ट जो पोल है वो आपके सामने है। आपके स्क्रीन पे मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूं कि वास्तविकता में कैसे रुझान आ रहे हैं। तो जहां तक युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, बड़ी तादाद में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया। और खासतौर से महिलाओं में इस बात को लेकर भी वहां आक्रोश रहता है कि बड़ी तादाद में वहां से पलायन जो होता है परिवार के लोगों का, चाहे उनके पति हों, चाहे उनके बेटे हों, पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए, तो उसका एक लोगों में था, जहन में था, कहीं ना कहीं ये गुस्सा था कि भाई 35 साल कांग्रेस को दिया, 15 साल लालू जी को दिया, 10 साल नीतीश जी को दिया, लेकिन बदलाव बिहार में नहीं लोगों को दिखा। तो इसका एक आक्रोश था। और ये एक परंपरागत वोट है भाजपा का, चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हों, क्योंकि मोदी जी को लोगों ने देखा है। आपको लगा कि युवाओं ने जिस तरह से लोकसभा में अच्छा बीजेपी को वोट किया था, इस बार भी अक्रॉस द कास्ट लाइन युवाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है, आप ऐसा मानते हैं? देखिए, आप मेरे साथ पहले दिन भी आप मुझे वहां मिले थे और मैंने ये कहा था आपसे कि यहाँ 6.5 करोड़ वोटर है, जिसमें से 3 करोड़ 80 लाख वोटर नौजवान वोटर है, जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष की है, और वो यहाँ अपने भविष्य को भी इस चुनाव के साथ देख रहा है। तो वो बदलाव चाहता है, करप्शन क्राइम फ्री सरकार चाहता है, एक स्थायी सरकार चाहता है। अमितेश, हम आपके पास तुरंत वापस आते हैं, इस बीच आइए आपको सीधे ले चलते हैं पटना। लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर जबरदस्त भीड़ है और हमारे संवाददाता धीरेन्द्र वहां पर मौजूद हैं। धीरेन्द्र, अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके आधार पर महागठबंधन पीछे चल रही है। 32 सीटों पर महागठबंधन आगे चलता दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए तकरीबन 50 का आंकड़ा पहुंचने वाला है। 49 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रहा है, एनडीए का यह आंकड़ा भी दिख रहा है। तो ऐसी सूरत में लालू प्रसाद यादव ने जो 190 सीटों का दावा किया था, उसके बारे में कोई चर्चा हो रही है क्या वहां पर? देखिए, अभी तो यहाँ तैयारियां की जा रही हैं। अगर आपको दिखाएं, ये इस समय ये रोहू मछली लेके आए हुए हैं। ये देखिए, इनको जो है इस समय ये खुशी के लिए देखिए ये लेके जाना चाहते हैं। ये 1 मिनट बस, ये मछली है इस समय रोहू, आप देख रहे हैं किस तरह से। कहाँ से लाए आप? समस्तीपुर। अच्छा, क्या खास जीत के लिए आपको पहले से लग रहा है जीत होगी? आपको ये इस तरह से आपको दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ आपको दिखाई देगा जीत की तैयारियों के लिए। अजय जी, किस तरह से इन लोगों को उम्मीद है? उधर रूम में रखी हुई मिठाइयां दिखाई देंगी जो अलग अलग जगह से आई हैं। तो उनको इस जो शुरुआती, अगर हम कहें कि इस तरह की भाषा उनके कार्यकर्ता भी समझते हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पोस्टल का वोट है, अभी आने दीजिए, अभी हमारा खुलेगा। यानी वो भी ये जानते हैं कि बैलेट जो है पोस्टल का बैलेट है और ये अभी जो वोट है उस वोट से उसमें बीजेपी आगे जाएगी। वो कह रहे हैं हमको आने दीजिए, हमने अपनी तैयारी कर ली। तो आपको दिखाया है, मिठाई है और रोहू है, तमाम चीजों की तैयारी, और ये लोग पूरी तरह से मुतमईन है कि सरकार इनकी बन रही है। मुझे लगता है कि आप भी पूरी तैयारी कर रहे हैं एक बढ़िया भोज के लिए। धीरेन्द्र,
इसमें कोई शक नहीं है। और हम अपने दर्शकों को ये बता दें, 50 सीटों पर एनडीए आगे बढ़ती दिखाई दे रही है पहले शुरुआती रुझान के आधार पर, यानी कि 50 का आंकड़ा पहुंच रहा है एनडीए का, और महागठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रहा है। 18 का अंतर है। बिल्कुल, ये अपने आप में, अगर ये पोस्टल बैलेट भी है तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, खास करके उन तमाम लोगों के लिए जो बिहार से बाहर रहते हैं और उनके दिमाग में, उनके दिल में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कितनी बड़ी पैमाने पर अंदर एक तरह से है, ये स्पष्ट करता है इन तमाम बातों को। लालू प्रसाद यादव का जो एग्जिट पोल था 190 का, वो तो कहीं ना कहीं ये शुरुआती रुझान नकार रहा है। वो 145 का मनोज झा पे आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव 190 की जो बात कर रहे थे 3/4, वो कम से कम इन रुझानों में तो नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर आप देखें तो आरजेडी 10 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जेडीयू ने भी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, और कांग्रेस के पास 40 सीटें थीं। लेकिन जेडीयू का अभी तक अगर देखा जाए परफॉर्मेंस तो ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है महागठबंधन में। और जिस तरीके से जेडीयू 22 सीटों पर अभी आगे चल रही है, 50 और 34 का ये आंकड़ा, और आरएलएसपी अभी 2 सीटों पर ही आगे चल रही है। तो क्रांति जी क्या कहिएगा, आप लोगों ने अच्छे खासे उम्मीदवार खड़े किए, अभी तक सिर्फ 2 सीटों पर आप लोग आगे चल रहे हैं। आपका स्ट्राइक रेट अगर खराब हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, खराब आंकड़ा। और आरएलएसपी अभी 2 सीटों पर ही आगे चल रही है। तो क्रांति जी क्या कहिएगा, आप लोगों ने अच्छे खासे उम्मीदवार खड़े किए, अभी तक सिर्फ 2 सीटों पर आप लोग आगे चल रहे हैं। आपका स्ट्राइक रेट अगर खराब हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, खराब। अमित शाह बड़े टफ टास्क मास्टर है। ना खराब नहीं होगा। तो कितना स्कोर करेंगे आप? अभी देखते जाइए ना। अच्छा, अभी कोई बताने को तैयार नहीं, बोल्ड नहीं होंगे, मतलब आप कह रहे क्लीन बोल्ड नहीं होंगे। त्रिपाठी जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी जो रुझान आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये पोस्टल बैलेट्स के रुझान है बड़े पैमाने पर, अभी बहुत सारी ईवीएम मशीनों के आंकड़े आने शुरू नहीं हुए होंगे। क्या यही ट्रेंड आगे दिखाई देगा, या यूं माने कि दरअसल जैसे ही शहरों से छोड़कर गांवों का रुख करें तो वहां महागठबंधन का वर्चस्व कहीं ज्यादा दिखाई देगा? ऐसा लग रहा है कि त्रिपाठी जी की आवाज हम नहीं सुन पा रहे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उन तक हम दोबारा वापस जाने की कोशिश करेंगे। यही सवाल मीम साहब मैं आपके सामने अगर रखूं, अभी जो रुझान आ रहे हैं, हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन महागठबंधन इसमें पीछे चल रहा है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, 40 में से 2। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा आपका नहीं दिखाई दे रहा अभी। देखिए, वही बात है, खुद आपने कह दिया कि अभी शुरुआती रुझान है, और इसमें आगे चल के आप देखेंगे नुमाया तब्दीली आएगी, और उसमें फिर आप देखेंगे कि जो महागठबंधन है वो आगे जाएगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। मुझे नहीं अंदाजा है कि किस इलाके के लिए ये अभी जो काउंटिंग है चल रही है। आपने खुद कहा कि शायद बैलेट पेपर, तो ये बात सही है कि बैलेट पेपर अगर उसकी वोटिंग ये है तो जो बाई पोस्ट जो आते हैं, अगर उसके नतीजे हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं कि मुल्क में एक रुझान जो नरेंद्र मोदी जी के लिए बना था, शायद उसका भी ये कुछ असर हो सकता है। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है मीम साहब, मैं वाकई में तारीफ करता हूं। आप अभी भी मानते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग वैसी ही है, और उस ब्रांडिंग पर अभी चीजें चल रही हैं। मैं आता हूं आपके सामने। सीमांचल का देख लेते हैं अजय, आप रीजन वाइज हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर हम भोजपुर की बात करें, जेडीयू 5, आरजेडी 4, कांग्रेस 1, महागठबंधन 10 सीटों पर यहां पर शुरुआती रुझान में आगे बढ़ते दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 12 दिखाई दे रही है। अगर हम मगध की बात करें, जेडीयू 6, आरजेडी 3, कुल मिला के 9 में महागठबंधन आगे है। और जब हम एनडीए की बात करें तो 19 में महागठबंधन आगे, जिसमें से बीजेपी के पक्ष में 14 रुझान आते दिखाई दे रहे। हम आपको बता दें ये रुझान है, शुरुआती रुझान है, बैलेट बॉक्स से जो कुछ गणना आप हुई है। मिथिलांचल की अगर हम बात करें तो वहां पर एनडीए 12 सीटों में आगे, जिसमें अभी तक बैलेट बॉक्स की जो मतगणना उसके हिसाब से बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है रुझानों में। और सीमांचल में 5 सीटें, सीमांचल के इलाके में क्योंकि मुस्लिम और
यादव बहुल इलाका है, वहां पर किस तरह से बीजेपी वहां पर 3 सीटें और कुल मिलाकर एनडीए 4 सीटों में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है शुरुआती रुझानों के मुताबिक, और महागठबंधन 10 सीटों में भोजपुर में आगे दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए के पक्ष में 15, जिसमें 12 बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे तस्वीर आगे बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, ये तस्वीर पलट सकती है, हम आपको बता दें। लेकिन अभी जो अंतर दिखाई दे रहा है वो 14 सीटों का दिखाई दे रहा है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। लेकिन जैसा कि जय ने कहा कि गांव की एक बार तस्वीर सामने आनी शुरू होगी तो हो सकता है ये तस्वीर पूरी तरह से पलट जाए, और जो लालू प्रसाद यादव के घर में जो रूहू मछली आई है या तमाम मिठाइयां आई है उनका सेवन शुरू हो जाए, लेकिन उसका कुछ इंतजार हमें करना पड़ेगा। ये रीजन वाइज जो टास्क हमने आपको देखा है, ये तस्वीर आपके सामने है। रजनीश के पास चलते हैं पटना, वहां पर राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त हैं। रजनीश, राजीव रंजन जी खुद ही इस बार उम्मीदवार हैं और जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके आधार पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा है कि राजीव रंजन जी नहीं है। रजनीश, जिस तरीके से राजीव रंजन ये राजीव रंजन बीजेपी के प्रवक्ता है। दरअसल जो नीतीश कुमार के पहले काफी करीबी थे, जेडीयू में भी प्रवक्ता थे और अभी आरजेडी में है। नालंदा जिले से ही आते हैं जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं क्या लगता है? देखिए, हम लोगों को बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का मुद्दा है वो लोगों के दिल में, जहन में चला गया और हम लोग 2/3 मेजोरिटी से ऊपर आएंगे। और अब 162 जो सीट है 2/3 का, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि 175 सीट आने की उम्मीद है। लालू जी का जो कल बयान आया, मैंने देखा 190 सीट का, मैं समझता हूँ शायद 90 सीट भी नहीं आ। लालू जी के यहाँ मछली पहुंच रहा है, लालू जी के यहाँ मिठाइयाँ पहुंच रही हैं, वहाँ जश्न की तैयारी हो रही है। वो कॉन्फिडेंट है कि अभी जो बैलेट खुल रहा है वो सारी पोस्टल बैलेट्स है, बाद में जो बैलेट्स आएंगे वो उनके लिए आएंगे। देखिए, एक बार बताते हैं आपको, वो तो खैर तरह तरह की बात करते हैं और तरह तरह का भ्रम फैला देते हैं, तरह तरह का भ्रम फैला देते हैं, लेकिन जब वो इलेक्शन आएगा, रिजल्ट आएगा, तब उनको पता लगेगा क्या स्थिति से हम गुजर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि हमको 2/3 मेजोरिटी आएगी। कोई बैलेट हो, लोगों का वोट नीतीश कुमार को नहीं मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। चलिए, धन्यवाद। तो हम एक बार कहेंगे सत्येंद्र को कि जरा विजुअल्स भी दिखा दे कि किस तरीके से रौनक जो है वो बढ़ गई है। अशोक जी, आप लोगों ने भी जश्न की तैयारियां की है? क्यों नहीं करेंगे? बिहार की जनता हमारे साथ है। बिहार की जनता महागठबंधन को देखना नहीं चाहती है सरकार में, वो जंगल राज से दूरी बनाना चाहती है। क्यों नहीं चाहेंगे? जब जनता चाहती है कि आप जश्न मनाओ, कि जनता की सरकार बने, तो मनाना ही पड़ेगा भैया। चलिए, पटाखे के आवाज भी सुनाई देने शुरू हो गए हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी के बाहर सड़कों पर अभी से जश्न का माहौल बन गया है। यहाँ पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। तो ये बहुत अर्ली सेलिब्रेशन बीजेपी ने शुरू कर दिया अभी के ट्रेंड्स को देखते हुए। जो अचानक सड़क पर है, रौनक बढ़ गई है बीजेपी कार्यालय के बाहर और लगातार यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। तो बीजेपी कार्यालय के बाहर बिल्कुल बदला हुआ माहौल, अभी से पटाखों की आवाज और यहाँ पर नारों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने लगे। बिल्कुल। तो बैलेट बॉक्स की गणना, शुरुआती रुझान जिस तरह से आ रहे हैं वो एनडीए यानी बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि पटना में जो बीजेपी का दफ्तर है वहां सेलिब्रेशन के मूड में कार्यकर्ता आ गए हैं, और जाहिर है क्योंकि इतनी मेहनत उन्होंने की है और अभी जो शुरुआती रुझान उनके पक्ष में आ रहे हैं। ये तैयारियां आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मतगणना जहां पर हो रही है उसकी की है। तमाम तरह से जो अपडेट है वो फटाफट सामने आए। इलेक्शन कमीशन के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मतगणना चल रही है, और महागठबंधन के जो लोग हैं उनका कहना कि जैसे ही ग्रामीण इलाकों से मतगणना के नतीजे आने शुरू होंगे वो महागठबंधन के पक्ष में जाते दिखाई देंगे। हालांकि ये जो अंतर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है 14 सीटों का है। अगर महागठबंधन और एनडीए के रुझानों के लिहाज से हम देखा जाए, इसमें बीजेपी के खाते में 41, एलजेपी के 6, आरएलएसपी के 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 सीट है। कुल मिलाकर एनडीए 51 में आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक 243 में से 89 सीटों के रुझान इस वक्त सामने, जिसमें एनडीए 51, महागठबंधन 37, अन्य के खाते में 1 जाता दिखाई दे रहा। पूरी तरह से ये कॉन्टेस्ट एक तरह से देखा जाए तो बाइपोलर स्थिति में है, और जेडीयू जिसमें से 101 से 22, 101 में 12, आरजेडी कांग्रेस के खाते में 3 जाती दिखाई दे रही है। जबकि हम महागठबंधन की बात करें 41 बीजेपी, एलजेपी 6, आरएलएसपी 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के खाते में 2 सीटों के रुझान जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले जो तस्वीर होगी वो किस तरह से होगी और क्या
नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी एक तरह से काम कर गई है बिहार के जनमानस में, उनका विकास का मंत्र चला है। ये कुछ देर में तकरीबन 1 घंटे के आसपास हमें मालूम चल जाएगा। सुब्रतो बनर्जी, एक सवाल ये जरूर है कि कुछ भी हो, अगर बिहार के लिए कोई भी सरकार बनाएगा, बिहार एक टफ चैलेंज लेने वाला है। जब हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं बिहार में, वो नीतीश कुमार भी नहीं ला पाए। उन्होंने काम किए, सड़कें बनाई, सैनिटेशन की, हेल्थ सेक्टर सुधारा, एजुकेशन सेक्टर सुधारा, महिलाओं को साइकिलें बांटी, रिजर्वेशन दिया, लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो कि है किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए और डबल डिजिट ग्रोथ के लिए, उसे नीतीश कुमार लाने में नाकामयाब रहे। देखिए, बिहार का जो स्थिति है, 86% सरकारी नौकरियां हैं, पब्लिक सेक्टर है, और करीबन आपका 14% आपका प्राइवेट सेक्टर है। तो इस स्थिति में बहुत प्राइवेट सेक्टर एक्सपांशन बिहार में मुझे नजर नहीं आता। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कृषि के तरफ। और जो प्रणब मुखर्जी, आपको याद होगा जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ग्रीन रेवोल्यूशन इन द ईस्ट की बात की थी। 60,000 गांवों को आइडेंटिफाई करने। हाँ, तो उसी तरह जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपको मानना पड़ेगा जो किसी भी देश में ना, हिंटरलैंड में जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्राइवेट नहीं होता है। आपका कोस्टल एरिया हर वक्त जीतता है। इसीलिए बिहार में आपको डेवलपमेंट करना होगा, विकास करना होगा। आपके खाली इंडस्ट्री की तरफ देखेंगे आपका नहीं होगा, आपका कृषि की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बताऊं थोड़ा अजय, अब यहाँ पर जो अंतर है, महागठबंधन बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं आप दर्शकों के सामने रखना चाह रहा था, 51 सीटों पर एनडीए गठबंधन अगर आगे है तो महागठबंधन जो कि अभी 18 से 20 सीटों के फासले पर था, 42 सीटों पर अब आगे आता दिखाई दे रहा है। और ये रुझान, जैसा कि हमने आपसे कहा, ये शुरुआती रुझान है, पल पल तस्वीरें बदल सकती हैं। अब जाकर कई जिलों में ईवीएम मशीन से वो तमाम रुझान सामने आ रहे होंगे और अब तस्वीरें बदलती भी दिखाई दे सकती हैं। हो सकता है कि अभी तक जो एनडीए बढ़त बनाए हुए था, ये बढ़त रहे ही ना, या फिर हो सकता है कि एनडीए का जो दावा है कि तकरीबन 150 सीटें एनडीए के खाते में आ सकती हैं, एनडीए दरअसल 150 सीटों पर अपनी बढ़त बना सकता है, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके आधार पर 51 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 53 सीटों पर एनडीए गठबंधन अब आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और महागठबंधन 42 सीटों पर फिलहाल आगे है और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये 2 सीटें कौन है, किन पार्टियों के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। अभी हम जो शुरुआती ट्रेंड देख रहे हैं अजय, कोई भी बड़ा नेता इस वक्त कोई बहुत बड़ा उलटफेर करता दिखाई नहीं दे रहा। पहले राघोपुर से तेजस्वी पीछे थे, अभी जो आ रहा है वो आगे चल रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि जो पर्सनल इंडिविजुअल एंटी इनकम्बेंसी है वो कितना कारण बनती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने आप को एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत ही सटीक तरीके से पेश किया, लेकिन उनके जो कैंडिडेट पिछले 10 साल से जो उनके सिटिंग एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी क्या स्थिति रहती है, हमें इस पे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल रमेश, और अगर उस हिसाब से देखें तो अपने 100 जो उम्मीदवार जेडीयू ने खड़े किए हैं उनमें से सिर्फ सिटिंग अगर एमएलएस की बात की जाए तो 28 सिटिंग एमएलएस को ही ज्यादा तवज्जो दिया गया है। बाकी दरअसल या तो नए चेहरे हैं या फिर उन एमएलएस के सगे संबंधी हैं। और एक खबर और आ रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने सहयोगियों को बधाई दी है। ये भी अपने आप बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आरपी सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, विक्रम सिंह, ये सब लोग बेहद नाराज चल रहे थे बीजेपी से। मीम साहब, तो क्या आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा महागठबंधन के लिए एक एसेट के तौर पर बिहार में उभर सकते हैं? क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा का मोहभंग ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका है। नहीं, वो मोहभंग तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी में बने हुए हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो किसी और पार्टी में जाने के बारे में सोचते हैं या मैं उनका मिजाज को थोड़ा सा समझता हूं और मैं समझता हूं कि इस बारे में ये सोचना कि वो हमारे लिए आगे असेट हैं, इस लिहाज से तो हो सकता है कि मोदी जी की मुखालफत वो आने वाले वक्त में भी करेंगे जी। लेकिन वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे या किसी और के साथ चले जाएंगे, मुझे फिलहाल नहीं लगता है। नीम साहब, अगर ये नतीजे महागठबंधन के पक्ष में आते हैं तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा? और जो सोनिया गांधी ने एनडीए के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बाकी गठबंधनों को साथ लाने की कोशिश की थी, वो अब राहुल गांधी करते दिखाई देंगे? देखिए, राहुल जी ने ये कोशिश तो अभी बिहार के चुनाव में भी की थी। अब आगे जो सदारत की आपने बात कही वो तो पार्टी बाद में तय करेगी
और जाहिर है उस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि राहुल गांधी एक फोर्स हैं और पार्टी को हमेशा मोटिवेट करने की वो पूरी कोशिश करते हैं। और उसमें आप लोगों के कमेंट्स भी आते रहते हैं, कभी अच्छे भी आते हैं, कभी कुछ हमारे खिलाफ भी होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं लीडरशिप की क्वालिटी ये है कि उसके बारे में चर्चा हो और वो हमेशा आप लोग से पहले बस एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। इस बार के चुनाव में बिहार को लेकर यही कहा गया कि दरअसल नीतीश कुमार के साथ राहुल गांधी जाना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण पर चूंकि वोट का बंटवारा न हो इसलिए लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाना पड़ा। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज जो थी वो हमारे पास ये थी कि गठबंधन अगर हमको बनाना है, महागठबंधन, तो उसके अंदर लालू जी को भी रखना चाहिए और नीतीश जी को भी, और उनको जोड़ने में कुछ रोल हमारा भी रहा है जहां तक मेरी जानकारी है। लालू प्रसाद यादव का करियर चौपट कर दिया, आप कह रहे हैं कि आपका रोल नहीं है। राहुल गांधी अगर वो ऑर्डिनेंस को डस्टबिन में नहीं फेंकते तो लालू प्रसाद यादव आज चुनाव लड़ते दिखाई देते। नीतीश कुमार कहीं दूर दूर तक मुख्यमंत्री पद में नहीं है, आपने उनका करियर खराब कर दिया। आप कह रहे हैं आपका कोई रोल नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस पे हम नजर डाल लेते हैं। हेडलाइंस पे नजर डाल लेते हैं इस वक्त की।